ये वो व्यक्ति है जिसने सभी प्राणियों को अपने पैरों तले रौंदा। वो न केवल इजिप्ट का संस्थापक फेरो था, बल्कि अर्थ पर सबसे प्राचीन म्यूटेंट भी था। उस युग में जो अज्ञानता से भरा था, जो अभी सभ्य नहीं हुआ था, उस व्यक्ति ने स्वयं को गॉड माना और सभी लोगों की पूजा का आनंद लिया। नाइल नदी पर क्रूर तरीकों से शासन किया। कोई नहीं जानता कि मुखौटे के पीछे फेरो कितने वर्ष जीवित रहा। इतिहास के मेजिडो समय में वो अपने 4 नाइट्स के साथ पिरामिड में प्रवेश करता था। एक ऐसी रस्म करता था जो अपकलिप्स की सबसे वफादार खुशी को दर्शाती थी। केवल वही जानते थे कि ये बूढ़ा दिखने वाला व्यक्ति कितना भयानक था। अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए डेथ नाइट ने विशेष रूप से सेल्फ हीलिंग क्षमता वाले शरीर का चयन किया। इस तरह अपकलिप्स की चेतना रेडिएशन पूरा करने के बाद दूसरों के सपनों का इमॉर्टल शरीर प्राप्त कर लेता था। वर्षों से वो कॉन्शियसनेस ट्रांसफर के माध्यम से न केवल अमरता प्राप्त करता था, बल्कि होस्ट की सुपर पावर्स को भी छीन लेता था। उन्हें अपने शरीर पर अनंत रूप से जोड़ता था, जो उसे अजेय बनाता था। सब कुछ तैयार होने के बाद रस्म औपचारिक रूप से शुरू हुई। जैसे ही हाई प्रीस्ट ने आदेश दिया, शहर में विभिन्न पशु तेजी से रस्सियां खींचने लगे। पिरामिड के शीर्ष पर ढके 3 लकड़ी के कपड़ों को धीरे धीरे हटाया। सनलाइट की चमक में गोल्डन रून्स चमकने लगे। उनके सुंदर पैटर्न पिरामिड के अंदर प्रवेश करते थे। पल भर में पूरी जमीन गोल्डन लाइट से चमक उठी। ब्लेजिंग एनर्जी ऑल्टर से ऊपर की ओर बढ़ी, जैसे मानव शरीर की नसें कॉन्शियसनेस ट्रांसफर का मार्ग खोलती थी। और इस समय वो अपने कुछ कमजोर क्षणों में था। गोल्डन वेन्स द्वारा होस्ट को निगलने से पहले 4 नाइट्स को सख्ती से पहरा देना पड़ता था, किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए। हालांकि इजिप्ट के लोग लंबे समय से दुखी थे। उन्हें अंततः टिरनी को उखाड़ फेंकने का अवसर मिला। वे इसे आसानी से कैसे छोड़ सकते थे। पहले से तैयार गार्ड्स तेजी से खुल गए। कर्टन को तेजी से खींचकर जाइंट स्टोन को तोड़ने वाली लकड़ी की खूंटी को तोड़ दिया। 100 टन वजनी विशाल पत्थर स्लाइड के साथ तेजी से गिरा। हॉल में छिपे रिबेल्स ने तुरंत दरवाजा बंद कर सहयोग किया। अचानक हुई घटना ने 4 नाइट्स को तुरंत गुस्सा दिला दिया। उन्होंने तुरंत सुपर पावर्स का उपयोग कर दुश्मनों की त्वचा को उधेड़ दिया। लेकिन गार्ड्स पहले से ही डेथ के लिए तैयार थे, चाहे वे टुकड़े टुकड़े हो जाए। टायरेंट को खत्म करना था। इजिप्ट को एक स्वच्छ आकाश लौटाना था। हालांकि सामान्य मनुष्य के शरीर से गॉड के खिलाफ लड़ना आसान नहीं था। कुछ ही पलों में अपकलिप्स के पास पहुंचने वाले रिबेल्स जलकर राख हो गए। उनके बलिदान ने पिरामिड को नष्ट करने के लिए समय अर्जित किया। समर्थन खोने वाला विशाल ढांचा अंदर से ढहने लगा। तुरंत बाहर के ऑनलुकर्स को डराकर भगा दिया। जैसे ही पिरामिड पूरी तरह ढह गया, हॉल में लगातार जाइंट स्टोन्स गिरने लगे। बचा हुआ एकमात्र वॉरियर ऊंचाई पर छिपकर अवसर की प्रतीक्षा करता था। इस समय ट्रांसफॉर्मेशन अपने महत्वपूर्ण चरण में था। अपने स्वामी की रक्षा के लिए उस व्यक्ति ने जाइंट स्टोन को पकड़कर जोर से फेंक दिया, लेकिन बाकी 2 लोग हॉल में दब गए। अपकलिप्स की चेतना धीरे धीरे होस्ट के शरीर में स्थानांतरित हो रही थी। तुरंत उसका चेहरा बदल गया। वो बूढ़ा शरीर लगातार रेजुवनेट होने लगा। महत्वपूर्ण क्षण में वॉरियर ने हाई प्लेटफॉर्म से फेटल स्ट्राइक करने की कोशिश की, लेकिन डेथ नाइट ने उसे हवा में रोक लिया। उसका पूरा शरीर ट्विस्ट हो गया। दुर्भाग्य से जाइंट स्टोन आखिरी सपोर्ट पर गिरा। पूरा पिरामिड ढह गया। नीचे की ओर लगातार ढहने लगा। प्योर गोल्ड से बना टावर टिप गिर गया। अपकलिप्स को ले जाने वाला ऑल्टर गहरे अबिस में गिर गया। संकट के समय डेथ नाइट ने आखिरी प्रयास किया। सुपर पावर का उपयोग कर शेल को उठाया। उसके आर्मोर को छीलकर युवा होस्ट के शरीर में फिर से लगाया। फिर बची हुई एनर्जी का उपयोग कर अपने स्वामी के लिए प्रोटेक्टिव शील्ड बनाया। अपनी जान देकर उसे बचाया। आखिरकार लगातार गिरने वाले जाइंट स्टोन्स को रोक लिया। बिना किसी पछतावे के डेथ का स्वागत किया। इस तरह डेथ नाइट के बलिदान के साथ अपकलिप्स अपनी जान बचा सका। जमीन के नीचे दबकर रीबर्थ की प्रतीक्षा करता रहा। हालांकि हजारों साल बीत गए, उसके अनुयायी अभी भी वर्ल्ड भर में फैले हुए थे। अपने स्वामी को पुनर्जनन के लिए और ब्लेसिंग्स की मांग के लिए उन्होंने इजिप्ट के हर कोने की खोज की। आखिरकार जमीन के नीचे पुराने पिरामिड के अवशेष मिले। जैसे ही सनलाइट ने केव को पार कर अंधेरे को रोशन किया, हजारों साल से सोए गोल्डन रून्स फिर से जीवंत हो उठे। वाइब्रेंट एनर्जी वेन्स नीचे की ओर तेजी से फैलने लगी। आश्चर्यजनक रूप से अपकलिप्स के लिए अंतिम रिसरेक्शन सेरेमनी पूरी की, लेकिन उसे सपने में भी नहीं पता था कि ये इंतजार 5000 साल का होगा। जागने के बाद अपकलिप्स को अपने विचारों को व्यवस्थित करने का समय नहीं मिला और उसने तुरंत अपनी आंखें सफेद कर सुपर पावर शुरू कर दिया। पल भर में उसके ऊपर दबे जाइंट स्टोन्स हवा में उड़ गए। जमीन को हिलाकर रख दिया। फॉलोअर्स ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं है। वे जल्दी से केव से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन फिर भी देर हो चुकी थी। जैसे ही अपकलिप्स ने अपनी शक्ति पूरी की और एक झटके में गायब हो गया। पुराने पिरामिड के अवशेष और उसके फॉलोअर्स फिर से जमीन के नीचे दब गए। हालांकि अपनी मातृभूमि पर कदम रखने से अपकलिप्स को कोई फैमिलियरिटी नहीं मिली। आसपास की हर चीज उसे पूरी तरह से स्ट्रेंज लग रही थी। पहले की समृद्ध और वैभवशाली कैपिटल अब गंदी और अव्यवस्थित हो चुकी थी। यहाँ तक कि गॉड की तरह पूजे जाने वाले म्यूटेंट्स को भी चोरी कर जीविका चलानी पड़ रही थी। ये सुपर पावर्स का अपमान था, लेकिन गरीबी में जन्मी स्टॉर्म फीमेल को चोरी की जिंदगी की आदत हो चुकी थी। वो एली में भागी ताकि मर्चेंट से बच सके। ये एले का इजिप्ट नहीं था। हालांकि संकट के समय क्लोक पहने अपकलिप्स पीछे से प्रकट हुआ। उसने उन तुच्छ लोगों को देखे बिना स्टॉर्म फीमेल से पूछा कि अब वर्ल्ड पर कौन शासन करता है। जब उसने देखा कि वो मर्चेंट से उलझकर जवाब नहीं दे पा रही थी, अपकलिप्स ने केवल अपनी उंगलियां हिलाई और येलो सैंड को नियंत्रित कर कई सिर काट दिए। मर्चेंट इस भयानक दृश्य से इतना डर गया कि वो पूरी तरह घबरा गया। लगातार मर्सी की भीख मांगने लगा, लेकिन अपकलिप्स ने उसे जीने का कोई मौका नहीं दिया। उसके हार्ट से प्रेरित होकर उसने उस व्यक्ति को वॉल में जड़ दिया। स्टॉर्म फीमेल ये देखकर पूरी तरह शॉक हो गई, लेकिन ये सोचकर कि उसने उसकी जान बचाई, वो अपकलिप्स को अपने ठिकाने पर ले गई। हालांकि लैंग्वेज बैरियर के कारण दोनों का कम्युनिकेशन मुश्किल था। वो नहीं जानती थी कि अपकलिप्स यहाँ क्यों आया था। उस व्यक्ति ने बिना घबराए अपना हैंड बढ़ाया
और टेलीविजन से हिस्ट्री का ज्ञान लेना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में उसने इंटरनेट के माध्यम से ह्यूमन डेवलपमेंट की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। इन तुच्छ लोगों ने उसे धोखा देने के बाद न्यूक्लियर वेपन्स के दम पर वर्ल्ड पर शासन किया और बार बार रेड लाइन को रेड कार्पेट में बदल दिया, जबकि म्यूटेंट्स को आउटकास्ट्स मानकर तिरस्कृत किया गया। इजिप्ट के गॉड के रूप में पूजे जाने वाले के लिए ये वर्ल्ड ऑर्डर स्वीकार्य नहीं था, इसलिए उसने ह्यूमंस द्वारा बनाई हर चीज को मिटाने का फैसला किया, सिविलाइजेशन को फिर से गढ़ने का। लेकिन अभी सबसे जरूरी काम अपोकलिप्स 4 नाइट्स को इकट्ठा करना था और सामने खड़ी स्टॉर्म फीमेल एक उपयुक्त उम्मीदवार थी। अपोकलिप्स की आंखें सफेद हो गई, स्टॉर्म फीमेल के बाल तेजी से बदलने लगे, उसका पूरा शरीर पावरफुल एनर्जी से भर गया। ये अपोकलिप्स की सुपर पावर्स में से एक थी, म्यूटेंट्स के अंदर की इन्फिनिट पोटेंशियल को उजागर करने की क्षमता। 4 नाइट्स को जल्द से जल्द इकट्ठा करने के लिए स्टॉर्म ने अपोकलिप्स को तालीपेट के पास ले गई। ये इंटेलिजेंस डीलर एक विशाल अंडरग्राउंड नेटवर्क चलाता था, वो उनके लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की सूची बना सकता था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मेरे काम के लिए, तुम कैलिफोर्निया के नहीं लगते, शायद थोड़ा डरावने हो। लिंडा ने देखा कि आने वाला शुभ नहीं है। उसने मेंटल पावर को लाइट स्वॉर्ड में बदलकर दोनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले ने केवल थोड़ा डेटा लिया। लिंडा ने महसूस किया कि उसकी मेंटल पावर कई गुना बढ़ गई। उसके हाथ का लाइट ब्लेड और भी मजबूत हो गया। उसकी शक्ति चौंका देने वाली थी। एहसान चुकाने के लिए वो न केवल अपोकलिप्स के साथ शामिल होने को तैयार था, बल्कि उसने उसे अंडरग्राउंड अरीना में 1000 किल्स हासिल करने वाले एंजल से भी मिलवाया। लेकिन उस व्यक्ति ने आखिरी लड़ाई में हार मान ली और पूरी तरह से यूजलेस दिख रहा था। अपोकलिप्स ने फिर से अपनी सुपर पावर का उपयोग किया। उसने वीक फ्लैश को मैकेनिकल असेंशन में बदल दिया, एंजल के टूटे हुए विंग्स को इंडिस्ट्रक्टिबल स्टील ब्लेड्स में बदल दिया। हाथ के एक झटके से लॉन्ग रेंज अटैक भी संभव हो गया, जिससे डिस्ट्रक्शन की शक्ति चरम पर पहुंच गई। अब केवल एक आखिरी नाइट की कमी थी। अपोकलिप्स वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन प्लान शुरू करने वाला था और उसे जिसकी तलाश थी वो था मैग्नेटो, जिसे सीन मैन भी कहा जाता था।